वेस्ट होबार्ट का भूतिया घर। वेस्ट होबार्ट ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया का एक शहरी उपनगर है। सालों से वेस्ट होबार्ट के पर्यटकों और निवासियों ने कथित प्रेतवाधित होने, भूत प्रेत के दर्शन और अन्य असाधारण गतिविधियों के दर्जनों आरोप लगाए हैं। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों। वेस्ट होबार्ट एक पुराना शहर है जिसका माहौल डरावना है। जैसा कि आमतौर पर होता है, ज़्यादातर कहानियाँ या तो झूठी निकली हैं या आरोप लगाने वालों के पास सबूत नहीं थे, जिससे ये लगभग तय है कि वे मनगढ़ंत हैं। लेकिन जैसा कि पता चला, इनमें से कम एक कहानी में कुछ सच्चाई थी। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के मध्य में वेस्ट होबार्ट में एक घर की अफवाहें फैली जो इतना प्रेतवाधित था कि उसने अपने निवासियों को पागल कर दिया। शुरुआत में इन अफवाहों ने पूरे शहर में खूब हलचल मचा दी और स्थानीय लोग कथित प्रेतवाधित घर से दूर रहने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। महीनों बाद अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें स्थिति की पूरी जानकारी मिली। ये सच था कि घर के निवासी पागल होते दिख रहे थे, पर इसका पैरानॉर्मल गतिविधि से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इस बात से था कि घर के ठीक ऊपर पेड़ों से एक धतूरे की बेल उग रही थी और परिवार के बारिश के पानी के टैंक में पत्ते गिरा रही थी। लंबे समय से परिवार अनजाने में हर दिन उस पौधे की सूक्ष्म खुराक का सेवन कर रहा था, जिससे वे धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिरता खोने लगे और प्रलाप में गहरे डूबते गए। यदि आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना है तो धतूरा नाइटशेड परिवार का एक पौधा है जिसे जिम्सन वीड, डेविल्स वीड या डेविल्स ट्रम्पेट के नाम से भी जाना जाता है, और आप एक सेकंड में समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। पौधा हानिरहित दिखता है, पर इसके मतिभ्रम गुण बहुत शक्तिशाली हैं। इसीलिए मूल अमेरिकी जनजातियों ने इसे सदियों तक युवावस्था के अनुष्ठानों व अन्य समारोहों में उपयोग किया। एज़टेक धतूरे का उपयोग कुछ अनुष्ठानों, विशेषकर बलि में दर्द निवारक के तौर पर भी करते थे। हैतियन वुडू धर्म में जॉम्बिफिकेशन के अनुष्ठान में भी यह एक घटक है, जहां इसे शैतान का खीरा कहते हैं। जैसा कि अब तक आप समझ ही गए होंगे, धतूरा कोई सामान्य मनोरंजक मतिभ्रमक नहीं है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ कठोर आध्यात्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में या कभी कभी उन भोले भाले लोगों द्वारा होता है जिन्हें पता नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। कम से मध्यम खुराक में धतूरा बेहद परेशान करने वाले, भ्रमित करने वाले अनुभव पैदा करता है, और अधिक खुराक में ये लकवा और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। आजकल धतूरे को अधिकांश जनजातियां एक बेहद जहरीला और खतरनाक पौधा मानती हैं और समझकर इसका उपयोग बंद कर दिया है। क्रॉप्सी। 70 के दशक में स्टेटन आइलैंड में आपको क्रॉप्सी नाम के एक आदमी की शहरी किंवदंती जल्द ही सुनने को मिलती। कहानी थी कि क्रॉप्सी एक सीरियल किडनैपर और हत्यारा था। बेटे को खोने के बाद वह अपना दुख भुलाने के लिए दूसरों के बच्चे चुराने लगा। किंवदंती के अनुसार क्रॉप्सी के हाथ में हुक था, उसके पूरे शरीर पर निशान, जले और खुले घाव थे और उसका रूप भयानक था। निर्जन वन क्षेत्रों की विशालता को देखते हुए यह अप्रत्याशित नहीं कि क्रॉप्सी जैसी किंवदंती कभी मुख्य धारा में आ जाए। दुर्भाग्य से ये स्टेटन आइलैंड के माता पिता द्वारा बच्चों को जंगल में भटकने से रोकने के लिए घड़ी गई सिर्फ एक कहानी नहीं थी। हालांकि किंवदंती में कुछ मनगढ़ंत बातें थीं, जैसे मुड़ा हाथ, भयानक निशान और जले घाव, पर 70 के दशक की शुरुआत में स्टेटन आइलैंड में बच्चे सचमुच गायब होने लगे। तभी किंवदंती और वास्तविकता की सीमा धुंधली हो गई और असली क्रॉप्सी की कहानी ने शहरी किंवदंती की जगह ले ली। यह असली कहानी है। आंद्रे रैंड, मैनहट्टन का एक व्यक्ति जिसका जन्म 1940 में हुआ था और वह 60 के दशक के अंत में स्टेटन आइलैंड चला गया। कुख्यात और क्रूर विलोब्रुक स्टेट स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज में 2 साल काम करने के बाद रैंड को 1959 में गिरफ्तार किया गया। उस पर 9 साल की बच्ची पर हमला करने की कोशिश का आरोप था, जिसके लिए उसने 1 साल से ज्यादा जेल काटी। 16 महीने बाद रिहा होते ही स्टेटन आइलैंड में और छोटी लड़कियों के गायब होने की खबरें आने लगीं, जिनमें 5 साल की एलिस पेरेरा भी शामिल थी, जो अपनी बिल्डिंग की लॉबी में खेल रही थी जब वह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। अगले दशक तक रैंड उस इलाके में कई अन्य युवा लड़कियों के गायब होने और मौतों का मुख्य संदिग्ध था, लेकिन 1983 में जब उसने एक स्थानीय YMCA से 11 बच्चों को उठाया और उन्हें हवाई अड्डे ले जाने से पहले फास्ट फूड खिलाया, तब उसे गिरफ्तार कर फिर से 10 महीने की जेल हुई। 70 और 80 के दशक में स्टेटन आइलैंड में दर्जनों छोटे बच्चे गायब हो गए, और हालांकि रैंड को अक्सर उनके साथ आखिरी बार देखा गया था, उसे लंबे समय तक जेल में डालने के लिए कभी पर्याप्त सबूत नहीं मिले। कई सालों तक उसे अक्सर छोटे बच्चों के साथ घूमते, उनके साथ टहलते और यहाँ तक कि उन्हें स्थानीय रेस्तरां में अपने साथ दोपहर और रात के खाने पर ले जाते देखा जाता था।
कई सालों तक उसे आज़ाद घूमने देने के बाद 1987 में पुलिस को आखिरकार इस मामले में सफलता मिली, जब उन्हें अकाट्य सबूत मिले कि रैन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित 12 साल की जेनिफर श्वेगर के लापता होने और हत्या के पीछे था। 1988 में उसे 25 साल से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, और जब वह सलाखों के पीछे था तो और भी सबूत मिले जो उसे 70 और 80 के दशक में स्टेटन आइलैंड में कई अन्य गुमशुदगियों से जोड़ते थे। दुर्भाग्य से 2004 में उस पर हॉली एन ह्यूजेस के अपहरण का केवल एक और बड़ा आरोप लगा, जिसकी वजह से वह 2047 तक अगले 13 साल सलाखों के पीछे बिताएगा। अगर वह तब तक जीवित रहा तो बाहर आने पर वह 33 साल का होगा। मेन का साधु। मेन में केनेबेक घाटी सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से एक है, जिसमें केनेबेक नदी के चारों ओर 5000 वर्ग मील से अधिक जंगल, लहरदार पहाड़ियां और प्राकृतिक स्वर्ग है। केनेबेक घाटी के नॉर्थ पॉन्ड क्षेत्र के कई केबिन मालिकों ने इस क्षेत्र को पृथ्वी पर सबसे शांतिपूर्ण जगह बताया है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं रहा है। 80, 90 और 2000 के शुरुआती सालों में नॉर्थ पॉन्ड के केबिनों में 1000 से ज्यादा सेंधमारी की खबरें थीं। दशकों तक कोई नहीं जानता था कि इन चोरियों के लिए कौन जिम्मेदार था, खासकर तब जब घर पर कोई नहीं होता था। केबिन मालिकों ने जल्द ही देखा कि चोरियां एक पैटर्न पर थीं, जो मेमोरियल डे से पहले और लेबर डे के बाद चरम पर होती थीं। चोरी हुए सामान में खाना, बर्तन, किताबें, प्रोपेन टैंक और हर तरह के टॉयलेटरीज शामिल थे। और कोई ठोस संदिग्ध न होने पर स्थानीय लोगों ने चोर को नॉर्थ पॉन्ड हर्मिट नाम दिया, जबकि तब तक सेंधमारी एक ही व्यक्ति कर रहा था, ऐसा कोई संकेत नहीं था। हालांकि मकान मालिकों के समूहों का नॉर्थ पॉन्ड हर्मिट को खोजने के लिए जंगल में जाना असामान्य नहीं था, लेकिन उन्हें कभी कोई सुराग नहीं मिला, जिससे इस किंवदंती का रहस्य और बढ़ गया। 2002 में एक दोपहर नॉर्थ पॉन्ड के मकान मालिकों की एक बैठक में 100 लोग शामिल हुए, और जब किसी ने पूछा कि उनमें से कितने लोगों के यहाँ सेंधमारी हुई है, तो लगभग सभी ने हाथ उठा दिए। जैसा कि आप शायद अनुमान लगा सकते हैं, नॉर्थ पॉन्ड हर्मिट जल्द ही एक डरावना भूत बन गया, जिसकी कहानियां इलाके में कैंपफायर पर अक्सर सुनाई जाती थीं। सालों तक किसी को नहीं लगा कि चोरी करने वाले कभी पकड़े जाएंगे, लेकिन अप्रैल 2013 में क्रिस्टोफर थॉमस नाइट नाम के एक व्यक्ति को नॉर्थ पॉन्ड इलाके के जंगल में गिरफ्तार किया गया। उसे एक ऐसे अधिकारी ने पकड़ा जिसने चोर को न्याय दिलाने को अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। जैसे ही उसे थाने लाया गया, पुलिस ने पूछा कि वह उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। पहले तो उसे बोलने में दिक्कत हुई, पर आखिर में उसने कहा कि उसे खुद पर शर्म है। बाद में पता चला कि क्रिस्टोफर जंगल के बीच में अकेला एक बिना गर्म किए नायलॉन के टेंट में रह रहा था और पास की नॉर्थ पॉन्ड की झोपड़ियों से चुराई चीजों पर गुजारा कर रहा था। चौंकाने वाली बात है कि वह सालों तक 0 से 20 डिग्री नीचे की ठंड में जिया और 3 दशकों से न डॉक्टर के पास गया न दवा ली। उस साधु की कहानी में सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि जंगल में रहने के दौरान उसने किसी इंसान से बात नहीं की, सिवाय एक बार जब वह एक यात्री से मिला और सिर्फ हाय कहा। क्रिस को समय का ध्यान नहीं था, इसलिए जब उसे पूछा गया कि वह अकेले जंगल में कब से है, तो उसने जवाब दिया, चेरनोबिल परमाणु आपदा के बाद से, जो 1986 में हुई थी। जांचकर्ताओं ने बाद में पाया कि हाई स्कूल के कुछ साल बाद 20 साल की उम्र में उसने एकांतवासी बनने का फैसला किया था। हालांकि उसने अधिकारियों को कभी नहीं बताया कि वह क्यों गायब हुआ। अपने एकांतवास के दौरान उसने अपनी निजता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने कभी आग नहीं जलाई, केवल रात में चलता था, और अपने जीवन के आधे से अधिक समय तक समाज के बाकी हिस्सों से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं रखा था। गिरफ्तारी से पहले उसने न कार चलाई थी, न ईमेल भेजा था, और न ही इंटरनेट के बारे में पता था। दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे पुलिस ने उसकी कहानी की गहराई से जांच की, उन्हें पता चला कि उसकी एकमात्र असली संपत्ति उसके चश्मे थे, जो वह 30 साल से पहन रहा था, और 1984 की उसकी लॉरेंस हाई स्कूल की सालाना किताब की तस्वीर में भी देखे जा सकते थे। बाकी सब कुछ, उसके अंडरवियर और जैकेट तक, चोरी हो गया था। जांच के बाद नाइट को 7 महीने की जेल हुई, जिसके बाद वह फिर गायब हो गया। पुलिस के मुताबिक वह अब ग्रामीण मैन में शांत जीवन जी रहा है। पर्पल एके 80 और 90 के दशक के अंत में इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पर्पल एके नामक एक विशालकाय बॉडी बिल्डर की अफवाहें फैलने लगीं। आरोपों के अनुसार पर्पल एके लिवरपूल की सड़कों पर युवा मांसल पुरुषों और रग्बी खिलाड़ियों को ढूंढता था और अजीब तरह से उनसे पूछता था कि क्या वह उनकी मांसपेशियां छू सकता है। यदि वे मान जाते तो वह कथित तौर पर उनकी मांसपेशियों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य सीमा से कहीं अधिक देर तक दबाता था और फिर उनसे स्क्वैट्स करने को कहता था, ताकि वह उनकी जांघों की मांसपेशियों को महसूस कर सके। कुछ किशोरों ने बताया कि पर्पल एके ने उनसे अपने लिए पोज देने के लिए भी कहा और अक्सर उन लोगों को व्यायाम और पोषण संबंधी सलाह देता था जो उसे समय देते थे।
क्योंकि अफवाहें इतनी बेतुकी थीं, शुरुआत में किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार पर्पल लेक की कहानी एक शहरी किंवदंती बन गई, जिसमें धीरे धीरे अजीबोगरीब बातें जुड़ती गईं, जैसे कि पर्पल लेक किशोरों को पूरा निगल जाता था अगर वे उसे अपनी मांसपेशियां छूने देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यह स्पष्ट हो गया कि पर्पल लेक सिर्फ एक मनगढ़ंत पात्र नहीं, बल्कि अखिनवोल एरोबिक नाम का एक असली व्यक्ति था। एके अक्सर इंग्लैंड में ट्रेन से घूमता, प्लास्टिक बैग लिए युवाओं से उनकी मांसपेशियां छूने को कहता। स्वाभाविक रूप से लोग असहज होते थे। कानून से कई बार सामना होने के बाद एके का चेहरा स्थानीय अखबारों में छपना आम बात थी। उस पर लगे ज्यादातर आरोप किशोर लड़कों के आसपास उसके अजीब व्यवहार से जुड़े थे। लेकिन 1986 के आसपास पर्पल एके की कहानी ने एक बहुत ही बुरा मोड़ ले लिया। उसी साल की शुरुआत में 16 साल का गैरी केलर स्कूल से घर जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात पर्पल एके से हुई, जिसने तुरंत उसकी मांसपेशियां छूने को कहा। इस अजीबोगरीब अनुरोध से घबराकर गैरी ने मना कर दिया और भाग गया। उसी साल बाद में एके गैरी के पीछे एक स्थानीय खुले स्विमिंग पूल तक गया और जब किशोर ने देखा, वह एके से बचने के लिए न्यू ब्राइटन ट्रेन स्टेशन भागा और रेलवे ट्रैक पर कूद गया। दुखद है कि कहानी का अंत दुखद रहा। गैरी को गलती से एक रेल से करंट लगा। यह देखते हुए कि यह सब गैरी का पीछा करने के कारण हुआ, पर्पल एके को अनैच्छिक हत्या का दोषी ठहराया गया। उस पर 14 किशोर लड़कों को परेशान करने का आरोप लगा और उसे 2.5 साल जेल हुई। 1988 में एके ने अपील दायर की और शिकायत की कि उसे दोषी ठहराने का एकमात्र कारण उसका अश्वेत होना था। अंततः जजों ने माना कि गैरी की मौत का सीधा जिम्मेदार एके था। इसके सबूत कम थे और मानो या न मानो उसे रिहा कर 35,000 पाउंड मुआवजा दिया गया। एके दूसरों की मांसपेशियों को छूने, महसूस करने और मापने की अपनी जिद को रोक न पाने के कारण 1948 से 2006 के बीच कई बार जेल गया और 2003 में उसे उत्पीड़न और गवाहों को डराने धमकाने के 15 और आरोपों में गिरफ्तार किया गया, जिसके लिए उसे 6 साल की जेल हुई। अन्य शिकारियों की तरह उसे भी इलाके के स्कूलों के बाहर रुकने से मना किया गया था। कुछ महीनों बाद अपनी उन्हीं हरकतों के लिए उसे 15 महीने की जेल हुई। रिहाई के बाद उसे 2010 में कुछ हफ्तों बाद फिर गिरफ्तार किया गया और फिर 2015 में भी। अपनी हालिया रिहाई के बाद वह कथित तौर पर लीड्स चला गया, जहां महामारी के दौरान उसकी मौत की अफवाहें फैलने लगी। हालांकि 2023 में एके के लीड्स की सड़कों पर चलते हुए वीडियो सामने आने पर उन अफवाहों पर विराम लग गया, जिसमें वह अजनबियों से, जैसा कि आपने अनुमान लगाया, उनकी मांसपेशियों को छूने के लिए कह रहा था। आज की तारीख में पर्पल हकी जीवित और स्वस्थ है और शायद आने वाले कई सालों तक अनुमति के साथ या उसके बिना अपने उसी व्यवहार को जारी रखेगा। ले लोयोन। स्विस शहरी किंवदंती के अनुसार 2000 के दशक से मॉल्लेस के पास फ्राइबर्ग वन में लोगों को कथित तौर पर एक रहस्यमय मानव जैसी आकृति दिखती रही है। सालों से सामने आए दर्जनों आरोपों के आधार पर उस आकृति को लगभग 6 फुट लंबा बताया गया है, जो हमेशा एक पुराने जमाने का गैस मास्क, बॉयलर सूट और लबादा पहने रहता है। कथित तौर पर उस आकृति से मिलने वाले ज्यादातर लोगों ने बताया कि वह पूरी तरह से हानिरहित था, लेकिन इससे वे मुलाकातें कम भयावह नहीं हुई और यह असामान्य नहीं था कि लोग उस आकृति की सूचना पुलिस को दें जब उनके बच्चों ने डरा हुआ महसूस करने की सूचना दी। जैसा कि अपेक्षित था, स्थानीय निवासियों को कहानी में अपना अजीब मोड़ जोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ का दावा था कि वह प्राणी एक मानसिक रूप से अस्थिर सैनिक का भूत था, जबकि अन्य लोकप्रिय सिद्धांतों ने इसे एक एलियन बताया। कुछ समय तक यह कहानी शहरी किंवदंती मानी गई। रहस्यमय मानव को ले लोयोन नाम मिला, जिसे माउल्स का भूत या माउल्स का सन्यासी भी कहते थे। 2000 के दशक की शुरुआत में ले लोयोन स्थानीय मौखिक किंवदंती का विषय था, क्योंकि उसके अस्तित्व का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं था। लेकिन 2013 में कहानी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली जब स्विस फ्रेंच अखबार ले मार्टिन ने एक हाइकर द्वारा भेजी गई ले लोयोन की पहली तस्वीर छापी। तस्वीर छपने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा गया, क्योंकि देश भर से लोग ले लोयोन की एक झलक पाने के लिए मॉल्स के बाहर के जंगलों में आने लगे। ले लोयोन को आखिरी बार जून 2013 में देखा गया था, जब स्थानीय महिला मैरी एनी डेलक्लोज ने बाहर टहलते हुए उस आकृति को फूल पकड़े देखा। उसी साल बाद में जंगल के बीच में ले लोयोन के कपड़े मिले, साथ ही एक लकड़ी का नोट भी मिला जिसका शीर्षक था डेथ सर्टिफिकेट एंड विल ऑफ द घोस्ट डी मॉल्स। पत्र में ले लोयोन ने मीडिया पर एक हानिरहित प्राणी को उजागर कर उसे सर्कस का अजूबा बनाकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। पत्र में यह भी कहा गया था कि अवांछित ध्यान के कारण ले लोयोन को अपनी दैनिक सैर छोड़नी पड़ी, जिसे खुशी की थेरेपी कहा गया था।
अखबार में रहस्यमय नोट छपने के बाद कई लोगों ने मान लिया कि ले लोयन ने आत्महत्या कर ली थी, हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। 2024 तक किसी ने भी ले लोयन का असली चेहरा नहीं देखा है। कई लोगों ने अनुमान लगाया है कि वह शायद चेहरे की विकृति वाली एक महिला थी जो नहीं चाहती थी कि लोग उसे देखें, और शायद इसीलिए उसने गैस मास्क पहना था, लेकिन यह तर्क शायद हमेशा के लिए अपुष्ट ही रहेगा। बनी मैन। 70 के दशक की शुरुआत में दर्जनों स्थानीय लोगों ने बताया कि एक बनी के वेश में आदमी डीसी, मैरीलैंड और उत्तरी वर्जीनिया के आवासीय इलाकों में लोगों को डरा रहा था। हालांकि बनी के कपड़े पहनना हानिरहित लगता है, पर इन मुलाकातों को डरावना बनाने वाली बात यह थी कि वह आदमी कथित तौर पर बच्चों को कुल्हाड़ी से धमकाता था और बिना किसी कारण लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता था। तथाकथित बन्नी मैन के दर्शन भले ही दुर्लभ थे, पर एक पैटर्न था। वह अक्सर एकांत जगहों पर दिखता था जहां ज्यादा गवाह नहीं होते थे। ये कहानी एक शहरी किंवदंती जैसी है और इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन मेरे शोध से पता चला कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1970 में फेयरफैक्स काउंटी के कोलचेस्टर रोड पर एक पुल के पास एक जोड़ा खड़ा था। तभी अचानक एक अनजान आदमी आया, उन पर अतिक्रमण का आरोप लगाकर चिल्लाया और उनकी कार पर कुल्हाड़ी फेंकी। डरे हुए जोड़े ने उस आदमी को ठीक से देखने से पहले ही तुरंत वह जगह छोड़ दी। पुलिस को घटना की सूचना देते हुए उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति हल्के कपड़े पहने था और शायद उसके सिर पर कुछ सफेद था। हालांकि जोड़े ने अपने बयान में खरगोश का जिक्र नहीं किया, पर खबर फैलते ही लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि कुल्हाड़ी फेंकने वाले ने खरगोश के कान पहने थे। जल्द ही खरगोश सूट वाले आदमी द्वारा जंगल में बच्चों को कुल्हाड़ी से धमकाने की अफवाहें पूरे डीएमवी क्षेत्र में फैलने लगीं और समय के साथ कहानियां और भी अविश्वसनीय होती गईं। समय के साथ बनी मैन की किंवदंती काफी लोकप्रिय हो गई है और कोलचेस्टर रोड पर पुल का नाम भी बनी मैन ब्रिज रख दिया गया है। इस वीडियो के अपलोड होने तक ये किंवदंती अब मानकीकृत हो गई है और कुछ इस तरह है। 1904 में कथित तौर पर कोलचेस्टर रोड पर पुल के पास एक पागल खाना था। जैसे ही यह बना, फेयरफैक्स काउंटी के निवासियों ने अपने घरों के पास मानसिक रोगियों के अस्पताल पर शिकायत की, तो अधिकारियों ने कथित तौर पर सभी मरीजों को बस में बिठाकर पास की जेल में भेज दिया। लेकिन जेल जाते समय बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सभी मरीज भाग गए। कहानी के अनुसार कुछ घंटों बाद पुलिस ने सभी मरीजों को ढूंढकर वापस ले आई, सिवाय डगलस ग्रिफिन नाम के एक व्यक्ति के। यहीं से यह किंवदंती थोड़ी अजीब हो जाती है। कथित तौर पर वह भगोड़ा मरीज हफ्तों तक अधिकारियों से छिपकर जंगल में रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए और पुलिस उसे ढूंढने में लगी रही, जंगल के बीच में खरगोशों के शव मिलने लगे, जिससे सबको यकीन हो गया कि डगलस जिंदा रहने के लिए खरगोश खा रहा था। फिर एक हैलोवीन रात, कोलचेस्टर रोड के पुल के पास कुछ बच्चे थे। अचानक उन्हें हवा में एक नीला गोला चमकता दिखा। अगले ही पल वे सब खरगोशों की तरह पुल से लटके हुए थे। किंवदंती के अनुसार हैलोवीन की आधी रात को बनी मैन ब्रिज पर जाने पर आपके साथ भी वही होगा। बेशक ये सब सच नहीं है, पर यह दर्शाता है कि बनी मैन की कहानी ने वर्जीनिया, डीसी और मैरीलैंड की मुख्यधारा संस्कृति पर कितना गहरा प्रभाव डाला है। आजकल तो बनी मैन टी शर्ट, बनी मैन हॉरर मूवी फ्रेंचाइजी, बनी मैन बियर और भी बहुत कुछ है। जाहिर है फेयरफैक्स स्टेशन के पास का रेल ओवरपास क्षेत्र अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है और शायद कई सालों तक वैसा ही रहेगा।